हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। और ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके पैसे सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, मतलब आपके जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, PYQ के हो या चाहे किसी टेस्ट सीरीज़ के हो, वो अटेम्प्ट जब करते हो तो वो सही हो रही या नहीं हो रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि पता चले कि गलती कहाँ हो रही है। हमें गलत क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी जो है पैसेज में उसको अच्छी लानी है। तो चलो देखते हैं, आज हम 2 पैसेज देखने वाले हैं, बट उसकी क्वेश्चंस हर पैसेज के 2 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हम 4 देखने वाले हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, तो माइंड मत करिए, लास्ट टाइम तक देखते रहिए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अजम्पशन वाले और इम्प्लाइड वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और करॉलरी वाले देखने वाले हैं। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल करॉलरी जो है उसके भी क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। तो हम पहले तो 22 वाला देखेंगे क्वेश्चंस। इसमें पूछा है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल करॉलरी टू द अबव पैसेज। करॉलरी का मीनिंग यही होता है कि मतलब जो भी पैसेज में कहा गया है उसका परिणाम या उसका निष्कर्ष, ये होता है इसका मीनिंग करॉलरी का। तो उसका रैशनल मतलब विवेकपूर्ण परिणाम क्या है वो हमें देखना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइंस इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है बोल रहा है, और ये इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरमाइन करता है, ऐसे बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में कहा है इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। जो ग्लोबल ट्रेड टॉक्स होता है उसमें इंडिया को जो डिजिटल सॉवरिटी है उसको मतलब प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे बोल रहा है ये सेकंड वाला। और थर्ड है इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टी नेशनल कंपनीज इन द एक्सचेंज फॉर बिग डाटा। इंडिया को चार्ज करना चाहिए, जो मोनोपोली रेंट्स होता है उसको चार्ज करना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज को, जिसके साथ वो बिग डाटा एक्सचेंज करता है इंडिया, ठीक है। और लास्ट में डी इसका ऑप्शन है, द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। तो ये मतलब जो बिग डाटा होता है उसका लॉस होता है ना, उससे क्या होगा, जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो प्रोपोर्शनल होने लगती है, मतलब इक्वल होने लगती है, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है, पैसेज करेंगे तो हमें पता चलेगा आंसर क्या है इसका। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, मतलब इसी पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटिवली इम्प्लाइड बाय द अबव पैसेज। मतलब क्या सजेस्ट करता है अबव पैसेज, ये बताना है हमें इसमें। बिग डाटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस, बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डाटा। और सी बोल रहे हैं एक्सेस टू बिग डाटा इज द प्रीरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इस मतलब विशेष अधिकार होता है इसका मीनिंग प्रीरोगेटिव का। और लास्ट में ये बोल रहा है एक्सेस टू एंड पोजेशन ऑफ बिग डाटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब जो जिसके पास बिग डाटा होता है वो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है डेवलप्ड कंट्री का, जैसे कि अमेरिका UK है उनका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ऐसे कह रहा है ये। तो चलो देखते पैसेज देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ये है पैसेज हमारा, तो पैसेज जब देखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा पढ़ने में ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये पैसेज थोड़ा सा टफ है, बट इतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, विद द डिजिटल फिनोमिना रिस्ट्रक्चरिंग मोस्ट सोशल सेक्टर्स। मतलब जैसे जैसे डिजिटल फिनोमिना सोशल सेक्टर में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है वैसे क्या हो रहा है, इट इज़ अ लिटल सरप्राइज, मतलब ये लिटल सरप्राइज है दैट ग्लोबल ट्रेड निगोशिएशंस आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया इन एन अटेम्प्ट टू प्री एम्प्टिवली कोलोनाइज इट। मतलब पहले से ही ये अपनी जगह बना रहा है डिजिटल एरिया में। कौन, ये ग्लोबल ट्रेड निगोशिएशन वाले जो होते हैं उनकी दृष्टि पहले से ही डिजिटल एरिया में अपनी कॉलोनी बनाने की दृष्टि है उनकी, ये कह रहा है यहाँ पे।
और सेकंड मतलब सेंटेंस, देखो सेंटेंस से मीनिंग इसको डिवाइड करना है पैसेज को। जब भी आप पढ़ते हो ना पैसेज को, उसको डिवाइड करना है सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस खत्म हो गया, वो पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है ये समझ लीजिए, फिर बाद में सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग होगी आपको पैसेज की, ठीक है। तो चलो सेकंड सेंटेंस में कह रहा है ये बिग डाटा जो होता है इज़ फ्रीली कलेक्टेड और माइन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जो बिग डाटा होता है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग है ना, चाइना भी हालांकि डेवलप है पर खुद को डेवलपिंग ही कहलवाता है, बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो, ये डेवलपिंग कंट्रीज है ना। तो इनसे क्या करते हैं, वो फ्रीली कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड डाटा कलेक्ट करते हैं और माइन करते हैं, मतलब खोद के लेना ऐसे होता है ना। तो हाँ, बिग डाटा वैसे ये इनसे कलेक्ट करते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज से। डेवलपिंग कंट्रीज मैंने जस्ट नेम इसीलिए लिए हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है, इसीलिए बताया मैंने। बस यहाँ पे पैसेज में जितना बोला है उसी को स्ट्रिक्ट रहना है हमें, मतलब उसी को ध्यान में रख के हमें आंसर निकालना है। बाकी हमारा जीएस का नॉलेज यहाँ पे नहीं लगाना है। तो कहाँ पे थे हम, हाँ ये माइन करते हैं यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज से, एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब इसको ये कलेक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से और कन्वर्टेड कहाँ पे करते हैं, डेवलप्ड, जैसे कि अमेरिका यूके ये डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है ना, तो यहाँ पे जाके ये डिजिटल इंटेलिजेंस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। And this intelligence begins to control different sectors and extract monopoly trades। मतलब अभी ये डाटा यूज़ करके वो क्या करने लग जाते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी ट्रेड और ये सब हो रहा होता है हर सेक्टर में, वो अपनी मोनोपोली मतलब फिक्स करवाते हैं वहाँ से, जो उनका ही ट्रेड हो इस तरह से करते हैं और अपना सारा मोनोपोली से अपना रेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे A large foreign company providing cab service, for instance, is not a network of cars or drivers। मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज होती हैं वो हमें कैब सर्विस, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं वो, तो हमें लगता है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये मतलब ये एक मतलब ये सर्विस नहीं होती है इनकी, ये बस क्या बोलते हैं उसको, जस्ट हमारे लिए ये एक उनका एक बहाना होता है कि कैसे हम उनका ट्रेड जो होता है उसके ऊपर मोनोपोली हो, और जो भी वो उनका जो बिजनेस होता है वो एक स्ट्रैटर्जी होती है उनकी, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ अ डिजिटल इंटेलिजेंस अबाउट कम्यूटिंग का मतलब ट्रैवल, जो जिससे भी हम ट्रैवल करते हैं वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, रोड हो, ट्रैफिक हो, सिटी इवेंट्स हो, पर्सनल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्यूटर्स, मतलब जो भी ट्रैवल करते हैं उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एंड ड्राइवर्स एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें वो डिजिटली मतलब जो डिजिटल इंटेलिजेंस से ही उनको पता चलता है कि कौन कैसे ट्रैवल करता है, कौन कहाँ पे जाता है, जो ट्रैवल करने वाले होते हैं उनका बिहेवियर कैसे है, ये सब उनको पता चल जाता है इस डिजिटल इंटेलिजेंस से। तो इसीलिए तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से और अपना जो ट्रेड वो होता है उसको मोनोपोली कर सके, इसीलिए। तो देखते हैं हमारा मोस्ट लॉजिकल एंड करोलरी जो है वो क्या है, उस मतलब परिणाम क्या है ये देखना है हमें यहाँ पे मोस्ट लॉजिकली। तो यहाँ पे बोला गया है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइंस इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, बस यहाँ पे जो डिजिटल बिग डाटा है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे इसको इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, मतलब कन्वर्ट करके इस डाटा को एज अ इंटेलिजेंस डाटा कैसे उसका फ़ायदा ये ट्रेड में उठाते हैं, ये बस पैसेज में बोला गया है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं की है। ग्लोबलाइजेशन मतलब सिर्फ ट्रेड की बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो सेकंड है इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। ओके, हाँ ये ट्रेड टॉक की बात हो रही है तो इसमें मे बी ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं सेकंड मतलब सी देखते हैं, इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ फॉर बिग डाटा। तो
जो इंडिया है उसको जो मोनोपोली रेंट होता है उसका जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनके साथ जो हमारा बिग डाटा एक्सचेंज होता है उसके बदले में हमें उनको 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 चार्ज करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है सी ऑप्शंस। और डी बोल रहा है द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि मतलब देखो ना, जितना हमें पैसेज में समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग तो ये प्रोपोर्शनल की बात तो हुई ही नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा आंसर बी आंसर आता है यहाँ पे। इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इस डिजिटल सॉवरेनिटी। यही बात हो रही है ना, किसी भी डेवलप कंट्रीज को लेके चलो, मानो इंडिया की ही बात ले लो, तो इंडिया की अगर इंडिया मतलब ये पैसेज तो यहाँ यहीं पे इंडिया पे लिखा जा रहा है ना, तो इंडिया को ही केयरफुल रहना चाहिए टू प्रोटेक्ट। अगर चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे ना तो आपको यही ऑप्शन सही लगेगा कि इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इस डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बी हो गया 22 का। होप कि आपको समझ में आए, अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा भी पूछ सकते हैं। और देखो ये एक दिन में समझ में आने वाली प्रोसेस नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना तो वैसे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी आंसर कैसे फ्रेम करती है। मतलब जो पैसेज होता है उनके आंसर वही डिसाइड करती है ना कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपको आपका लॉजिक डेवलप होगा कि कैसे यूपीएससी आंसर देती है। अगर इस पैसेज में ये आंसर दिया है तो क्यों ऐसे सोच के दिया, मतलब इसका परिणाम क्या होना चाहिए और क्या निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। जब आप पढ़ोगे तभी तो रियलाइज़ होगा आपको, तभी तो चीज़ें समझ में आएगी। पैसेज तो हम तो ऐसे बनाते नहीं है ना, तो वो जो यूपीएससी जो आंसर डिसाइड करती है वही फाइनल आंसर होता है, भले हमें दूसरा कितना भी सही लगता होगा तो भी। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वैसे ही लंबा बनने वाला है ये वीडियो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली इम्प्लाइड, मतलब सजेस्ट क्या करता है ऊपर वाला पैसेज, तो ये देखना है हमें यहाँ पे। तो बिग डाटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस, बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डाटा और एक्सेस टू बिग डाटा इज द प्रिरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये तो बात नहीं है, देखो विशेषाधिकार देता है डेवलप्ड कंट्रीज को, ऐसी तो बात बोली नहीं है इन्होंने। एक्सेस टू मतलब सजेस्ट क्या करना चाहता है पैसेज, ये बोला गया है वहाँ पे। तो एक्सेस टू एंड परचेस ऑफ बिग डाटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं ये बात नहीं कर रहा है, मतलब ये पैसेज सजेस्ट नहीं कर रहा है। सजेस्ट क्या कर रहा है पैसेज, ये कर रहा है कि बिग डाटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस, मतलब डिजिटल स्पेस में जिसके पास भी ये बिग डाटा होगा तो वही एक मेन मतलब की रिसोर्स होगा डिजिटल स्पेस में, ये बोल रहा है। जैसे कि अभी ये इसीलिए तो ये जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से डाटा एक्सट्रैक्ट करती है, कलेक्ट करती है, यहीं पे बोला गया है कलेक्ट करती है, माइन करती है और उसको कन्वर्ट किस में करती है, बिग इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करती है और फिर यूज़ करती है। ऐसे नहीं है कि हाँ उनके पास होता है ऑलरेडी और उन्होंने यूज़ किया, ऐसा नहीं बोल रहा है पैसेज। तो इसीलिए इसमें सबसे मतलब सजेस्ट क्या कर रहा है, बिग डाटा जो होता है वो की रिसोर्स है इन डिजिटल स्पेस में, ये बोल रहा है। तो यहीं पे ये आंसर सही है, ये वाला, ये ऑप्शंस। आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ पूरा ही। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। यहाँ पे भी कोरोलरी का ही है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी देखना है हमें पैसेज में। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कभी भी पैसेज सॉल्व करते टाइम पे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब पैसेज पढ़ने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सेकेंड बोल रहा है पुअर कंट्रीज हैव लिटल रोल टू प्ले इन मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब होता है तो स्मॉल होता है, लिटल होता है, मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में बोल रहा है। और थर्ड बोल रहा है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड्स इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोरसीएबल फ्यूचर। देखो ऐसी तो बात होती ही नहीं है कि हाँ
जो फार्मर्स के हाउस होल्ड स्मॉल है, मतलब उनका नंबर कम है, इसका मतलब ये है कि हमारी फूड सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं आएगा इसमें। खाने वाली तो बहुत है, पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा है, तो ये तो ठीक है। ये मतलब जीएस के नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है। और लास्ट है, ओनली स्मॉल होल्डर्स फार्मर इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। देखते हैं, ओनली भी बोला गया है यहाँ पे, एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है ये, तो वो भी देखते हैं हम। और जो लास्ट वाला है वो अजम्पशंस सजेस्ट कर रहा है, मतलब अजम्पशन क्या है देखना है। देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो हमें इसमें से वैलिड अजम्पशन कौन सा है वो देखना है। एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चंस, तो अजम्पशन, वैलिड अजम्पशन निकालने के लिए बोला है। तो चलो पैसेज पहले देखते हैं, तो उससे पता चलेगा हमें। पैसेज में कहा है द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें, इंक्लूडिंग इंडिया की भी बात चल रही है, ठीक है। हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड लिटल टू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, मतलब ये थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज में, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। इट दे आर ऑन द फ्रंट लाइन इन कॉपिंग विथ इट्स इफेक्ट, और फिर भी ये कंट्रीब्यूट तो थोड़ा करते हैं, बट इनके ऊपर असर पहले दिखाई देने लगता है इन लोगों पे, जो पुअर लोग होते हैं, पुअर स्मॉल फार्मर जो होते हैं, उनके ऊपर ये असर दिखने लगता है पहले। फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेजेस फॉर रेनफॉल एंड टेम्परेचर, मतलब ये बोल रहा है कि फार्मर जैसे पहले रेनफॉल और टेम्परेचर इसके ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, वैसे नहीं, अभी नहीं रह सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड द मोर फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्योंकि जो अभी फ्रिक्वेंटली एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं वेदर्स के, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड्स, ये सब आते हैं, स्पेल डिजास्टर, ये डिजास्टर ला रहे हैं, तो इसकी वजह से। एंड देर आर न्यू थ्रेड्स सच एज सी लेवल राइज, अभी एक नया ही डिजास्टर उभर कर आया है, कौन सा? सी लेवल राइज। सी लेवल का राइज होना मतलब वाटर, इससे क्या होता है आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर ऑन वाटर सप्लाई, ये सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ग्लेशियर होता है उसमें जो वाटर होल्ड होता है ना आइस के फॉर्म में, उसका पिघलने की वजह से वो जो वाटर होता है वो कहाँ पे जाएगा? वो सी में जाएगा, और सी का लेवल क्या होगा? राइज होगा, उससे क्या होगा? फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्मर्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने मतलब कितने महत्वपूर्ण फार्मर जो है वो स्मॉल हैं। तो एज मेनी एज 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंडिंग ऑन देम फॉर देयर फूड एंड लाइवलीहुड, ये बोल रहा है यहाँ पे 2 बिलियन पीपल जो है वो फार्मर्स पे डिपेंड करते हैं, किस लिए? फूड एंड लाइवलीहुड के लिए। और स्मॉल होल्डर फार्मर इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन, जो इंडिया में देखा जाए जो स्मॉल लैंड जिनके पास होती है वो 41% कंट्रीज का फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं और उसको निकालते भी हैं। अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं? लोकल की भी फूड सिक्योरिटी और वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड नहीं, नेशन की भी फूड सिक्योरिटी को सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे बोला है। पैसेज का मतलब मेन कर्क्स अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि जो हमारे कंट्री में पुअर होते हैं, पुअर लोग होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो क्लाइमेट चेंज, इनका जो रोल होता है क्लाइमेट चेंज में वो कम होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज जो बढ़ाने में इनका रोल कम होता है, लेकिन अफेक्ट फर्स्ट टाइम मतलब पहले इनके ऊपर ही होने लगता है, ये बोला है। और बाद में इन्होंने बोला है कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर है जैसे ड्रॉट और ये सब फ्लड्स और ये इसकी वजह से वो जैसे पुराने तरीके से फार्मिंग करते थे वैसे अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे उसके असर दिखाई देने लगते हैं, ऐसे बोला है। और ये फार्मर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इन्होंने बोला है कि 2 बिलियंस पीपल जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड है, उनका फूड एंड लाइवलीहुड, ऐसे बोला है। और इंडिया का फिर उन्होंने परसेंटेज में बताया कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो है तो वो 41% क्या करते हैं? इंडिया कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी के जो फूड आइटम्स हैं उनमें भी लोकल एंड नेशनल लेवल पे फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे बोला है। तो यही मेन कर्क्स है इस पैसेज का, मतलब यही मीनिंग है। तो
तो यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे परिणाम क्या है ये देखना है और निष्कर्ष क्या निकलता है। रैशनल करोलरी जो होता है इसका मीनिंग ही होता है कि हमें निष्कर्ष और पैसेज में जो कथन दिया होता है उसका परिणाम ये बताना होता है यहाँ पे। तो पैसेज में जो भी बोला है उसके परिणाम या रीज़न या उसका निष्कर्ष या कंक्लूजन, आउटकम, उसका रिजल्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, ये सब हमें यहाँ पे निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले देखते हैं, सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सेकंड बोला है पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो इसकी तो बात ही नहीं की है, और ऊपर से पुअर कंट्रीज मतलब वर्ल्ड वाइड पुअर, जो रूरल पुअर हैं लोग उसकी बात की है, कंट्रीज की बात नहीं की है। पॉपुलेशन की बात में मतलब पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो उसमें इंडिया की भी आती है। तो चलो ये भी मान लिया कि ठीक है एक हद बार हो भी सकता है, लेकिन इनका रोल ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन में बहुत ही कम है, ये बात नहीं है। मतलब इनका रोल कम इसमें है, किसमें, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इनका रोल कम है, बट अफेक्टेड ये पहले हो जाते हैं, ऐसे बोला है पैसेज में। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालने के लिए बोला या कंक्लूजन बोलो या आउटकम बोलो, ये निकालने के लिए हमें बोला गया है। और लास्ट सी देखते हैं, लास्ट नहीं थर्ड, ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन दी फोरसीएबल फ्यूचर। अरे ये नहीं होता तो ये रीज़न क्यों बता रहे हैं कि वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट और ये सब बातें की है उन्होंने, क्यों फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्यूचर में, इसीलिए तो वो बता रहा है ना। और ये बोल रहा है कि विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा नहीं आ सकता, ये गलत ही हो सकता है। लास्ट देखते हैं, ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ऐसे तो उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने बोला कि हालांकि वो 41% जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली वही जो है, ये ओनली एक तो एक्सट्रीम हुई हो जाता है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा। ऑप्शन करेक्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें निष्कर्ष निकालना है, मतलब पैसेज में क्या कहना चाहते हैं उससे हमें कंक्लूड क्या, मतलब क्या सीखना चाहिए, उसका परिणाम, मतलब परिणामी क्या हमें सोचना चाहिए। तो ये है सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये ड्रॉट और ये सब आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग में, हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से तो ये मतलब वेदर इवेंट ये सब आ रहे हैं ना। अगर हम देखो फ्लड आने की प्रॉब्लम क्या होते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं जहाँ पे रिवर्स और ये सब, और ये भी नहीं देखते हैं कि हिमालय वाला एरिया है या नहीं है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे, ये पता होता है, फिर भी हम वो एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे। और जब वो डैम और ये सब बर्स्ट होने लगते हैं तो फ्लड तो ऑब्वियसली आएगा ना। तो ये किसकी एक्टिविटीज़ है, हमारी है ना। तो इसको मिटिगेट करना कैसे कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि उसकी वजह से ऐसे परिणाम, मतलब जैसे फ्लड आते हैं, ड्रॉट आते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे पैसेज समझाने के लिए आपको बोला है, जो पैसेज में कहा गया है उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आंसर हमारा ये आएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें पैसेज सेकंड में। तो ये है इम्प्लाइज, मतलब अजम्पशंस निकालने हैं कि मतलब पैसेज में ऑथर कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या ग्रहित पकड़ के लिखा है पैसेज, ये होता है अजम्पशन का मीनिंग। तो देखते हैं, देयर इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। ऑब्वियसली यही तो शो करना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इंडिया का परसेंटेज बताया है कि ये प्रॉब्लम होगी ही, यही पकड़ के उन्होंने लास्ट वाला जो पैरा है वो लिखा है उन्होंने कि देयर इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। ऑब्वियसली ये सही है, अजम्पशन है। इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। यस, ये जो फ्लड और ये सब आते हैं तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ इंडिया की होनी चाहिए और इंडिया को करनी ही चाहिए, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो ये वैलिड अजम्पशन है।
तो अजम्पशन का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट वर्ड यूज़ ना, मतलब वो डायरेक्टली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली मैसेज होता है वो उनका। तो उन्होंने ऑथर ने किसके बेसिस पे पैसेज लिखा है, मतलब वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं और क्या, मतलब उन्होंने क्या ग्रहित धर के लिखा है, मतलब पकड़ के, क्या ग्रहित पकड़ के लिखा है उन्होंने, यही वो अजम्पशन में बताना चाहते हैं। तो देखो, जिसको ये बात समझ में आएगी ना, उसके कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेने दो यूपीएससी को, वो गलत कभी नहीं करेगा। जब एक बार आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा ना, तो आप गलत नहीं करोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप यूपीएससी के पीवाईक्यू जो होते हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिस करें पैसेज के लिए। और ये देखिए कि गलत हुआ तो डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, फिर से उसको रीचेक करें कि मतलब क्यों गलत हुआ। यूपीएससी का ये आंसर है तो क्यों आंसर ये है, मतलब ऑप्शन अगर उनका ये बी ऑप्शन है तो इसका बी ऑप्शन क्यों है, अगर इसका ऑप्शन ये है, इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर ये क्यों निकाला, पैसेज में क्या कहा गया है। समझिए पैसेज को, पैसेज में पैसेज की समझ होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पैसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आंसर कैसे सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो क्वेश्चन भी तो समझ में आना चाहिए, आपको कीवर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए। ये कीवर्ड्स जो हैं इसके मीनिंग भी पता होना चाहिए। बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है कीवर्ड्स में, तो वो भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है पैसेज में। देखो, पैसेज गलत नहीं होने चाहिए। मैंने जब भी सीसैट क्वालिफाई किया है तो पैसेज के बलबूते पे ही किया है, और पैसेज की टेक्निक आनी चाहिए। बीच में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी पैसेज की, तो मेरे भी क्वेश्चन गलत होने लग गए थे। फिर से मैंने आपको खुद को रीबिल्ड किया मैंने इसमें कि नहीं नहीं, मुझे लॉजिक डेवलप करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है। और जो मुझे मतलब इसका बेनिफिट हुआ, मुझे जो समझ में आया पैसेज में, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। अभी टाइम है हमारे पास, अगर डेली आप पैसेज के लिए 1 घंटा भी देते हो ना तो सफिशियंट है। और बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए 2 और 3 घंटे आपके हिसाब से आप दे सकते हो। रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है, उसमें आपके मार्क गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।